बरसों बाद विदेश से लौटा बेटा सोचा पिता की संपत्ति पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन वसीयत पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और पिता ने कहा, कफन में जेब नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आपका हृदय से स्वागत है। आज की हमारी कहानी समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जहां रिश्तों का मोल केवल वसीयत के कागजों और बैंक बैलेंस से आका जाने लगा है। यह कहानी है बनारस के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाले दामोदर बाबू की, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे को काबिल बनाने में खपा दी। लेकिन बुढ़ापे में उन्हें समझ आ गया कि औलाद का असली चेहरा तब सामने आता है जब बात सेवा की नहीं बल्कि संपत्ति की होती है। तो चलिए भावनाओं के इस सफर को शुरू करते हैं। बनारस की तंग गलियों में एक पुरानी लेकिन भव्य हवेली थी जिसका नाम था स्मृति भवन। कभी इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, लेकिन आज यहाँ केवल 72 वर्षीय दामोदर प्रसाद और उनकी पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी। दामोदर की शिक्षा विभाग से रिटायर हुए थे। पत्नी के देहांत को एक दशक बीत चुका था और उनका इकलौता बेटा प्रकाश अपनी पत्नी वानी और बच्चों के साथ लंदन में बस गया था। शुरुआत के कुछ साल तो प्रकाश हर महीने फ़ोन करता था, साल 2 साल में एक बार आ भी जाता था, लेकिन धीरे धीरे फ़ोन कॉल्स का अंतराल हफ्तों से महीनों में बदल गया। दामोदर की अक्सर अपने फ़ोन को निहारते रहते या सोचकर कि शायद आज बेटे को पिता की याद आ जाए, लेकिन स्क्रीन काली ही रहती। हम इस अकेलेपन में दामोदर जी का सहारा बनी उसकी अब पुरानी काम वाली बाई की बेटी गौरी। गौरी एक होनहार लड़की थी जिसे दामोदर जी ने अपनी पोती की तरह मान कर पढ़ाया लिखाया था। पोती की तरह मानकर पढ़ाया लिखाया था। अब वह कॉलेज में थी और सुबह शाम दामोदर जी की दवा पानी और खाने का ख्याल रखती थी। दामोदर जी के लिए गौरी और उसकी माँ विमला ही अब परिवार थे। एक दिन दामोदर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द उठा। गौरी ने समझदारी दिखाई और पड़ोसियों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि हल्का दिल का दौरा था, अब आराम की जरूरत है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे दामोदर जी ने कांपते हाथों से लंदन फ़ोन किया। घंटी बजती रही। तीसरी बार में प्रकाश ने फ़ोन उठाया। हेलो डैड, यह रात के 2 बज रहे हैं, सब ठीक है ना? आपने इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? प्रकाश की आवाज़ में नींद और झुंझुलाहट साफ थी। दामोदर जी ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, अस्पताल में हूँ, बस तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन किया। उधर से प्रकाश ने गहरी सांस ली और कहा, डैड आप भी ना, छोटी मोटी बीपी की समस्या होगी, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, मैं यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, अभी मुझे सोने दीजिए, कल सुबह ऑफिस है। और फ़ोन कट गया। उस कट की आवाज़ ने दामोदर जी के दिल पर उस दिल के दौरे से भी गहरा घाव दिया। उन्होंने अपनी गीली आंखों के पास खड़ी गौरी को देखा और जो रात भर से उनके सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। उस पल दामोदर प्रसाद ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया, ऐसा फैसला जो उनके और उनके बेटे के रिश्ते की नींव हिलाने वाला था। अस्पताल से घर लौटने के बाद दामोदर जी ने अपने वकील मिस्टर सक्सेना को बुलाया। कुछ कागजी कार्रवाई हुई और फिर उन्होंने प्रकाश को दोबारा फ़ोन किया। इस बार दामोदर जी की आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी। उन्होंने कहा, प्रकाश मैं सोच रहा हूँ कि अब यह हवेली मुझसे संभाली नहीं जाती, मैं इसे बेच रहा हूँ। बहुत बड़ी पार्टी मिल रही है, करोड़ों का सौदा है। करोड़ों का सौदा सुनते ही प्रकाश की नींद और झंझलाहट दोनों गायब हो गई। क्या हवेली बेच रहे हैं? लेकिन डैड वह तो हमारी पुरानी पुश्तैनी जायदाद है, आप अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? मैं आ रहा हूँ, वानी और मैं अगली फ्लाइट से आ रहे हैं, आप तब तक किसी भी कागज़ पर साइन मत कीजिएगा। दामोदर जी ने फ़ोन रखकर एक फीकी मुस्कान के साथ दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा और बुदबुदाए, देखो सरला, जिस बेटे के पास पिता की बीमारी पूछने का वक्त नहीं था, वह जायदाद के नाम पर 7 समुंदर पार करके दौड़ा आ रहा है। 2 दिन बाद हवेली के बाहर एक बड़ी टैक्सी आकर रुकी। प्रकाश और वानी सामान के साथ उतरे। उनके चेहरे पर पिता की बीमारी की चिंता कम और हवेली बिकने की घबराहट ज़्यादा दिख रही थी। घर में घुसते ही प्रकाश ने पिता के पैर छुए, लेकिन उसकी सब नज़रें चारों तरफ हवेली की हालत और वहाँ रखे सामान का जायजा ले रही थी। वानी ने आते ही नाक सिकोड़ी, उफ पापा जी, इस धूल और पुरानी चीज़ों के बीच आप कैसे रहते हैं? अच्छा किया जो आपने इसे बेचने का सोचा, लंदन में हम इससे कहीं बेहतर विला ले सकते हैं। तभी गौरी ट्रे में पानी लाई और चाय लेकर आई। उसे देखते ही वानी के तेवर बदल गए। उसने गौरी को ऊपर से नीचे तक देखा और तख्ती से बोली, तुम अभी तक यहाँ यहीं हो? हमने सुना है पापा जी ने तुम्हारी पढ़ाई पर काफ़ी पैसा बर्बाद किया है, अब तो बेटा बहू आ गए हैं, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दामोदर जी ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और कड़क आवाज में कहा, पानी पी लो वानी बहू, गौरी मेहमान नहीं इस घर की बेटी जैसी है और मेरी सेवा का जिम्मा उसी ने उठा रखा है जब मेरे अपने मसरूफ़ थे। प्रकाश की बात संभाली, अरे डैड आप तो नाराज़ हो रहे हैं, वानी का वो मतलब नहीं था, हम बस यह कह रहे थे कि अब हम आ गए हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। वैसे वो वकील साहब कब आ रहे हैं जो, और हवेली का क्या रेट तय हुआ है? दामोदर जी सोफे पर इम्तिहान से बैठ गए और बोले, जल्दबाजी क्या है, पहले आराम करो, वकील साहब शाम को आएंगे, तब तक तुम लोग भी बनारस घूमाओ, बहुत साल हो गए तुम्हें यहाँ आए। दोस्तों,
कहानी के इस मोड़ पर एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको यह कहानी अपने दिल के करीब लग रही है तो आप ऐसे ही पारिवारिक मुद्दों पर और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। शाम हुई। वकील मिस्टर सक्सेना अपनी फाइल लेकर आए। ड्राइंग रूम में माहौल तनावपूर्ण था। प्रकाश और वानी की नज़रें उस फाइल पर गड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि आज उनकी लॉटरी लगने वाली है। बनारस के पौस इलाके की हवेली की कीमत कम से कम 15 करोड़ तो होगी ही। वकील साहब ने गला साफ किया और फाइल खोली। दामोदर जी की हिदायत के अनुसार मैंने नई वसीयत तैयार कर ली है। वकील साहब बोले। प्रकाश चौंका। नई वसीयत? लेकिन हवेली तो बिक रही है ना? दामोदर जी ने शांत भाव से कहा, हाँ हवेली बिक चुकी है, सौदा पक्का हो गया है, पर उसका पैसा कहाँ जाएगा यह वसीयत में लिखा है। सक्सेना साहब पढ़कर सुनाइए। वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं दामोदर प्रसाद अपने पूरे होश हवास में यह घोषणा करता हूँ कि मेरी चल और अचल संपत्ति, जिसमें यह स्मृति भवन और मेरे बैंक में जमा राशि शामिल है, उसका बंटवारा इस प्रकार होगा। प्रकाश और वानी कुर्सी के किनारे पर आ गए। हवेली की बिक्री से प्राप्त राशि का 70% हिस्सा विमला गौरी शिक्षा ट्रस्ट के नाम किया जाता है, जिसका उद्देश्य गरीब कन्याओं की उच्च शिक्षा होगा। इस ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी कुमारी गौरी होंगी। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रकाश झटके से खड़ा हुआ। क्या 70%? डैड, आपका दिमाग तो ठीक है? आपने अपनी जीवन भर की कमाई इस नौकरानी की बेटी के नाम कर दी? प्रकाश गुस्से में कांप रहा था। वानी भी चीख पड़ी। यह बुढ़ापे में सठिया गए हैं। जरूर इस लड़की ने और इसकी माँ ने इन पर काला जादू किया है या इन्हें बहला फुसला लिया है। यह वसीयत हम नहीं मानते, हम कोर्ट जाएंगे। दामोदर जी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। उन्होंने वकील साहब को इशारा किया कि आगे पढ़ें। वकील साहब ने आगे पढ़ा। शेष राशि में से 20% राशि शांति धाम वृद्धाश्रम को दी जाएगी, जहां मैंने अपने रहने के लिए एक डीलक्स कमरा बुक करवा लिया है, और बचा हुआ 10% मेरे बेटे प्रकाश के नाम किया जाता है, ताकि उसे यह न लगे कि उसके पिता ने उसे एकदम खाली हाथ छोड़ दिया। प्रकाश का चेहरा लाल पड़ गया। वह चिल्लाया, 10%? अब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। इस पूरी जायदाद पर मेरा कानूनी हक है। मैं इस गौरी को एक पैसा नहीं ले जाने दूंगा। उसने गौरी की ओर लपकने की कोशिश की, जो डर के हमारे कोने में खड़ी रो रही थी। तभी दामोदर जी अपनी कुर्सी से उठे और उनकी दहाड़ ने पूरे कमरे को हिला दिया। खबरदार प्रकाश, अगर तुमने अपनी जबान और चलाई तो। दामोदर जी धीरे धीरे चलकर अपने बेटे के सामने आए। उनकी आंखों में वो आग थी जो शायद प्रकाश ने बचपन के बाद आज देखी थी। हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम? खून का रिश्ता होने से जायदाद पर हक नहीं मिल जाता प्रकाश। हक कमाना पड़ता है, सेवा से, समर्पण से, प्रेम से। दामोदर जी की आवाज भारी हो गई। जब तुम्हारी माँ मरी थी तो तुम 13वें के चौथे दिन ही यह कहकर चले गए थे कि तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। जब मुझे पिछले साल डेंगू हुआ तो तुमने वीडियो कॉल पर बस इतना कहा कि टेक केयर डैड। और परसों जब मैं मौत के मुंह से वापस आया तो तुम्हें मेरी जान से ज्यादा मेरे पैसों की फिक्र थी। उन्होंने गौरी की ओर इशारा किया। यह लड़की जिसे तुम नौकरानी कह रहे हो, इसने अपनी परीक्षाओं के बीच रात रात भर जाग कर मेरे पैर दबाए हैं। इसने मुझे अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई है। जब मैं अकेलापन महसूस करता था तो यह घंटों बैठकर मेरी पुरानी बातें सुनती थी। तुम कहते हो इसने मुझे बहलाया है? नहीं, इसने मुझे वह दिया है जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी तुम मुझे नहीं दे पाए, वक्त और अपनापन। वानी ने बीच में बोलने की कोशिश की। पापा जी, हम तो बस अपने बच्चों के भविष्य के लिए। दामोदर जी ने उसे हाथ दिखाकर चुप करा दिया। बच्चों के भविष्य के लिए? वानी बहू, मेरे भी तो एक बच्चा था प्रकाश। मैंने भी उसके भविष्य के लिए अपनी जवानी, अपने शौक, अपनी जरूरतें सब मार दी। नतीजा क्या मिला? आज मैं अपने ही घर में एक अनचाही वस्तु बनकर रह गया हूं, जिसके मरने का इंतजार किया जा रहा है ताकि मकान बेचा जा सके। दामोदर जी ने वकील से पेन लिया और कागज पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैंने फैसला गुस्से में नहीं, बहुत सोच समझ कर लिया है। कफन में जेब नहीं होती बेटा। मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जाऊंगा, लेकिन जीते जी मैं अपनी कमाई को ऐसे हाथों में सौंप कर जाना चाहता हूं जो उसका सही उपयोग करे, न कि उसे अपनी अय्यासी में उड़ा दे। प्रकाश अब गिड़गिड़ाने लगा था। उसे अपने हाथ से करोड़ों की संपत्ति फिसलती हुई दिख रही थी। डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए। लोग क्या कहेंगे? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं वादा करता हूं मैं आपको अपने साथ लंदन ले चलूंगा। दामोदर जी ने एक कड़वी हंसी हंसी। लंदन? ताकि वहां मैं तुम्हारे घर के किसी कोने में पड़ा रहूं और तुम मेरे मरने का इंतजार करो? नहीं प्रकाश, मुझे अब तुम्हारी छत की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए एक ऐसी जगह चुनी है जहां मैं इज्जत से अपने जैसे बुजुर्गों के बीच रह सकूं, अपने पैसों पर, अपनी शर्तों पर। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ रखा और बोले, गौरी बेटी, रोज बंद कर। यह तेरा इनाम है, तेरी सेवा का, तेरे निस्वार्थ प्रेम का। आज से तुम मेरी वारिस हो। इस ट्रस्ट को तुम्हें ही संभालना है। प्रकाश और वानी हक्के बक्के खड़े थे। उनके पास कहने को अब कुछ नहीं था। जिस अहंकार और लालच के साथ वे इस घर में दाखिल हुए थे वह चकनाचूर हो चुका था। वकील साहब ने कागज समेटे और प्रकाश से कहा, मिस्टर प्रकाश, 10% राशि का चेक आपको कल मिल जाएगा। अब आप चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि शाम को नए मालिक घर देखने आ रहे हैं।
कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है दोस्तों। अगर आपको दामोदर जी का फैसला सही लगा तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी या माता पिता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सही मौका है। हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। प्रकाश और वानी अपना सामान लेकर उसी तरह वापस लौट जैसे आए थे, खाली हाथ और भरे हुए मन के साथ। लेकिन इस बार उनका मन पश्चाताप से कम और गुस्से से ज्यादा भरा था। पर दामोदर जी को अब इसकी परवाह नहीं थी। अगले दिन दामोदर जी अपना एक छोटा सूटकेस लेकर हवेली से बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। हवेली का गेट बंद करते हुए उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। यह घर उनकी यादों का गवाह था, लेकिन अब ये यादों के नहीं, अब वे यादों के नहीं, वर्तमान के सहारे जीना चाहते थे। गौरी और उनकी माँ उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने गई। वहां पहुंचकर दामोदर जी ने खुली हवा में सांस ली। वहां कई और बुजुर्ग थे जो बगीचे में बैठे हंस बोल रहे थे। दामोदर जी समझ गए कि उन्होंने सही फैसला लिया है। रिश्तों की भीख मांगने से बेहतर है स्वाभिमान की रोटी खाना। उस रात लंदन की फ्लाइट में बैठे प्रकाश को बार बार अपने पिता की कही बात याद आ रही थी। कफन में जेब नहीं होती। शायद उसे समझ आ गया था कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन एक पिता का आशीर्वाद कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, जो उसने हमेशा के लिए खो दिया था। कहानी का सार दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता एटीएम मशीन नहीं होते जिनमें से जब चाहे पैसे निकाल लो। वे भावनाओं के भूखे नहीं होते। ज़्यादातर वसीयत पर बच्चों का नैसर्गिक अधिकार नहीं होता। वह अधिकार सेवा और समर्पण से कमाना पड़ता है। अगर हम अपने बुजुर्गों को समय और सम्मान नहीं दे सकते तो हमें उनकी संपत्ति की उम्मीद करने का भी कोई हक नहीं है। याद रखिए, जो आप आज अपने माता पिता के साथ करेंगे, कल वही आपके बच्चे आपके साथ दोहराएंगे। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। दामोदर जी ने जो किया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे। व्हाट्सएप पर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।